हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बंध के बारे में अध्ययन करेंगे कि बंध क्या होता है। बंध कोई हम लोग आबंध लिखते हैं, बंध या आबंध इसी कहते हैं। इसका मीनिंग होता है बॉन्ड, BOND बॉन्ड। तो आज हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत ही हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत जो आप लोग का सिलेबस है NCERT का, तो स्वयं बंध के बारे में जानना है। तो स्वयं बंध तो आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन बंध सबसे पहले हम लोग जानते हैं, तभी स्वयं बंध के बारे में कंसेप्ट आएगा क्या होता है स्वयं बंध। तो सबसे पहले बंध के बारे में बता रहे हैं, बंध की परिभाषा क्या होता है। तो बंध को ही लिखते हैं हम लोग, आबंध भी पढ़ते हैं, इसे आबंध भी पढ़ते हैं। आबंध मतलब होता है बॉन्ड, BOND बॉन्ड। देखो मान लो H2 एक अणु है, O2 एक अणु है, इसी प्रकार NaCl भी एक विषम परमाणु अणु है। तो किसी अणु में या किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु, किसी अणु में या किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु जिस आकर्षण बल से आपस में बंधे होते हैं, उन्हीं को हम बंध कहते हैं या उसी को हम लोग आबंध कहते हैं। क्या बताया परिभाषा कि यौगिक में या किसी अणु में उपस्थित परमाणु आपस में जिस बल के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसी बल को हम लोग बंध नाम देते हैं, बॉन्ड। ठीक। अब अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के बीच तीन प्रकार के बंध कार्य करते हैं। पहला होता है वैद्युत बंध, इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड। तीसरा होता है पहला होता है वैद्युत बंध या आयनिक बंध, इसी कहते हैं इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड, या इसी का एक नाम होता है आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है आपका सहसंबंध बंध, कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है उपसहसंबंध बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि बंध हम बता दिया आपको कि बंध क्या है। तो अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच बांधने वाले बल को हम लोग बंध कहते हैं। बंध क्यों बनता है, बंध बनने का कारण क्या है। तो बंध दो कारणों से बनता है। आपस में अणुओं में बंध बनता क्यों है, इसके मुख्यतः दो रीजन है। पहला कारण यह है कि प्रत्येक तत्व यह चाहते हैं कि उनका अष्टक हो जाए। जैसे ये सोडियम है और एक क्लोरीन है, इसका अगर हम बोरबरी के नियम से निकालने लगे तो 2 और 8 10 11, इसका परमाणु 11 होता है, 2 8 10 1 11। इसका होता है 2 8 10 7 17, इसका परमाणु 17 होता है। तो बोरबरी के नियम से 2 8 10 7 17। यह भी चाहता है कि अपने बाह्यतम कोश में हम 8 इलेक्ट्रॉन कर लें, और यह भी चाहता है कि अपने बाह्यतम कोश में हम भी 8 इलेक्ट्रॉन कर लें। तो ये बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या कर सकता है, एक तरीका ये है कि अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका बाह्यतम कोश हो जाएगा। तो इसके ऊपर जब देता है तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें आ गया बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, माइनस आ गया, और ये बन गए। अब इसके ऊपर स्थिर वैद्युत धरावेश आ गया, इसके ऊपर स्थिर वैद्युत धरावेश आ गया। इस प्रकार ये स्थिर वैद्युत धरावेश और स्थिर वैद्युत धरावेश एक बल के द्वारा, एक आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। NaCl को आकर्षित कर लेगा और एक बल के द्वारा जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये धन और ऋण के बीच बंध बन रहा है, बल लग रहा है, इसीलिए इसका नाम आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड बन गया, या इसका नाम वैद्युत संयोग बंध पड़ गया। Na और Cl जब दोनों पास आएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते रहेंगे। जब तक इस पर धन रहेगा, जब तक इस पर ऋण रहेगा, दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। अब दोनों का अष्टक पूरा हो। तो बंध या आबंध बनने का पहला शर्त यह है कि अष्टक पूरा होने के लिए बंध बनते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अष्टक पूरा नहीं होते। जैसे मान लो आप, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखो, ये एक सहसंबंध बनाता है। यह इसका 1 इलेक्ट्रॉन या 2 कर लिया, यह अभी इतना, अर्थात यह H2 बन गया H2 बन गया हाइड्रोजन, हीलियम की तरह अपना अष्टक पूरा कर लिया। क्योंकि ये अष्टक पूरा नहीं करता है। अष्टक मतलब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना। सभी अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, सबके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की क्षमता होती है। अर्थात अष्टक नियम का पालन सभी गैस करते हैं, हीलियम को छोड़कर। हीलियम अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। हीलियम अष्टक नियम का पालन क्यों नहीं करता है
क्योंकि हीलियम He का देखें, अगर हम लोग हीलियम का देखें He लिखते हैं, हीलियम का प्रतीक होता है He, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसका K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि K कोष ही बाह्यतम कोष है, बोर-बरी के नियम के अनुसार किसी भी कोष में 2n स्क्वायर से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अतः इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अर्थात बाह्यतम कोष K कोष है, अतः इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो समृद्ध हो गया, भर गया, फुलफिल हो गया। अतः अगर हीलियम के बाह्यतम कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो अक्रिय हो जाता है, यह अष्टक नियम का पालन नहीं करता। उसी प्रकार हाइड्रोजन चाहता है कि हम भी अपने बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन कर लें, मतलब कि अपने बाह्यतम कोष हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन करके अक्रिय हो जाए, यह 2 ही बंध बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके H2 बनाता है, हीलियम की तरह H2। तो पहली बात तो अष्टक नियम का पालन करने के लिए बंध बनते हैं। दूसरा होता है बहुत जगह अष्टक नियम का पालन नहीं होता है, तो वहाँ भी बंध क्यों बनता है? तो देखो, कोई भी परमाणु है तो उसके पास जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है, अष्टक पूरा नहीं है, तो ज़्यादा क्रियाशील है, तो वह चाहता है कि अपने इन इलेक्ट्रॉन की क्रियाशीलता को घटाए। तो बंध बनाने में एनर्जी का ह्रास होता है, कोई इलेक्ट्रॉन देता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, इस दौरान एनर्जी का ह्रास होता है, तो एनर्जी ह्रास होता है जिससे वो अस्थायी हो जाते हैं। तो बंध बनने का एक शर्त ये भी है कि परमाणु चाहते हैं कि हम अणु के रूप में बदल जाए, क्योंकि इस रूप में जाने में उसकी एनर्जी का ह्रास होता है, अर्थात बंध बनने में एनर्जी का ह्रास होता है, और एनर्जी ह्रास होने से अणु क्या हो जाता है? परमाणु अणु के बदल कर अस्थायी हो जाते हैं। तो पहला शर्त अष्टक नियम पालन करने के लिए बंध बनते हैं, और नहीं तो दूसरा अष्टक नियम पालन नहीं हो रहा तो वहाँ पे एनर्जी का ह्रास होता है बंध बनने में, जिससे अणु अस्थायी हो जाते हैं। तो 2 कारण से बंध अष्टक नियम का पालन करने के लिए और एनर्जी का ह्रास करके अस्थायी होने के लिए बंध बनते हैं। अब ये बंध के लिए अलग अलग कंडीशन है, सभी परमाणु सभी तत्व आपस में एक ही प्रकार के बंध का निर्माण नहीं करते हैं, अलग अलग कंडीशन आता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बंध बनते हैं। जो बंध 3 प्रकार के बताया, पहला आपका वैद्युत बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध भी कहते इसे, आयनिक बॉन्ड भी कहते इसे। यह वैद्युत बंध क्या होता है, कैसे बनता है? देखो, वैद्युत बंध तब बनता है जब 2 परमाणुओं के बीच जब दो परमाणु ऐसे हों जिसका में से एक आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला हो और एक आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हो। एक बात और यहाँ पर समझ लो, एक होता है आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है, इस बात को समझो। आयनन विभव क्या होता है? किसी विलगित गैसीय परमाणु से, किसी विलगित गैसीय मतलब होता है, जैसे मान लो यह कोई परमाणु है N, तो ये Na को हम इस अवस्था में ले जाए, जैसे मान लो ये Na है, तो Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इसे विलगित गैसीय अवस्था में लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझो कि मान लो कोई पदार्थ है, तो यह पदार्थ है जिसके चारों तरफ की एरिया को हम कहते हैं सराउंडिंग। तो यह अपने सराउंडिंग से एनर्जी ले भी सकता है, अपने सराउंडिंग को एनर्जी दे भी सकता है, लेकिन हम इसके चारों तरफ क्या कर दें, कोई कुचालक पदार्थ लगा दें, ऐसे कुचालक पदार्थ इसके चारों तरफ एक लेयर बना दें, ऐसा जैसे थर्मस में होता है, तो कुचालक बन गया। तो अब यह जो सिस्टम है, निकाय है, यह न तो एनर्जी बाहर से को देगा और न बाहर से एनर्जी लेगा, मतलब बाहर से न लेगा न बाहर को देगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसके चारों तरफ कुचालक पदार्थ बना देगा। इसी को कहते हैं थर्मस जैसे होता है। तो ये विलगित निकाय हो गया। विलगित मतलब कि इसमें हमको जो भी एनर्जी देना होगा हम देंगे, सराउंडिंग से नहीं ले सकता है, जितना निकालना हो हम निकालेंगे, सराउंडिंग को त्याग नहीं सकता है। अर्थात एकदम थर्मल स्टेट बना दिए हम और हमारे इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, उसी को कहते हैं विलगित निकाय। समझ में आ रहा है बात? तो विलगित निकाय है। विलगित निकाय मतलब ऐसा थर्मल एरिया जो परमाणु अपने आप एनर्जी को बाहर न निकाले और परमाणु अपने आप एनर्जी अंदर न ले। ठीक जब हम चेंज करें तभी हो। तो किसी विलगित गैसीय निकाय से, किसी मानो सोडियम है, ये विलगित अवस्था में है, इसको हम लोग ऐसे एरिया में रख दिए हैं कि ना एनर्जी ह्रास कर सकता है, ना ले सकता है। जब इसको हम चेंज करेंगे तभी ले सकता है अपने आप में। तो किसी विलगित गैसीय निकाय में से या किसी विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, मान लो हम सोडियम का होता है 2 8 10 11, इसमें से एक निकाले 2 8 10 धनायन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा आवश्यक होता है, जितना एनर्जी लगता है, उसी को कहते हैं आयनन विभव। किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? आयनन विभव या प्रथम आयनन विभव कहते हैं।
इतना अभी 10th में इतना ही समझो, आगे तो पढ़ना ही है। जैसे मान लो सोडियम है तो इसका ये नाभिक है, इसमें 11 प्रोटॉन है, 2 8 10 एक 11 इलेक्ट्रॉन है, ये के कोष है और एल कोष है और एम कोष है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे धन होता है, तो इसको देखो, ये जो नाभिक पे जो धन होता है प्रोटॉनों का होता है और कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का ऋण होता है। तो नाभिक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचता है, ये इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है नाभिक। इसको आपको निकालना, अगर मान लो इसको हमको निकालना है बाहर इस इलेक्ट्रॉन को, तो इस नाभिक जितना बल लगा रहा है उससे अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी हरास होता है, एनर्जी चाहता है, मतलब आवश्यक होता है निकालने के लिए। तो किसी विलगित निकाय में उपस्थित परमाणु या किसी विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस नाभिकीय बल के विपरीत बल लगाना पड़ेगा, तभी निकलेगा। किसी विलगित गैसीय निकाय में से या किसी विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं आयनन विभव। तो देखो, एक आयनन विभव का मान जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा। आयनन विभव का मान जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही सिंपल होगा। तो समझ जाओ, परमाणु जितना बड़ा होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि नाभिक दूर जाएगा और नाभिक जितना दूर इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, नाभिक आकर्षण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कम रहेगा, जिससे इसको आसानी से तुम निकाल सकते हो। तो परमाणु का साइज जो बढ़ेगा उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, नाभिक से दूर जाएगा, साइज बढ़ेगा तो नाभिक दूर रहेगा। तो समझो, तो आयनिक बंध बनने का शर्त है कि जो एक तत्व ऐसा होना चाहिए, एक परमाणु ऐसा होना चाहिए जिसका आयनन विभव का मान कम से कम हो। आयनन विभव का मान कम से कम हो, इसका मतलब ये हुआ कि आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता हूँ, कम ही एनर्जी लगाने पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता हूँ। तो पहला शर्त है कि आयनिक बंध बनाने वाले में से जो धातु हैं उसका आयनन विभव का मान कम होना चाहिए। दूसरा, एक ऐसा तत्व होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन बहुलता का मान ऊंचा होना चाहिए। अब देखो, इलेक्ट्रॉन बहुलता का मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बहुलता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखो, इसे क्लोरीन है, ये भी विलगित गैसीय निकाय मान लीजिए क्लोरीन में। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने में, अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यह बन जाएगा Cl- गैसीय अवस्था। तो किसी विलगित गैसीय निकाय में एक इलेक्ट्रॉन डालने में जो ऊर्जा मुक्त होती है, बाहर निकलती है, उसी कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। मतलब एक परमाणु में एक परमाणु को हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आसानी से ग्रहण कर ले, जितना तेज ग्रहण करेगा उतना एनर्जी बाहर निकलेगा, उसी एनर्जी को कहेंगे हम लोग क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो बताओ, आयनन विभव का मान जितना कम हो और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना ज्यादा हो, आयनिक बंध बनने की संभावना उतना अधिक होती है। मतलब ये समझो कि कोई परमाणु ऐसा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता हो, उसका आयनन विभव का मान कम हुआ। कोई परमाणु ऐसा हो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता हो, अर्थात उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा हुआ, तो उनके बीच कभी भी आयनिक बंध बनेगा। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है आयनिक बंध बनने का, कि एक तत्व ऐसा हो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता हो, अर्थात उसके आयनन का मान कम हो, और एक तत्व ऐसा हो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, अर्थात उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा हो। तो उनके बीच प्रबल आयनिक बंध बनेंगे, प्रबल संभावना है। तो आयनिक बंध बनने का पहला शर्त है कि एक परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता हो और एक परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो। इसका अर्थ यह हुआ कि एक परमाणु का आयनन विभव का मान कम हो, दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हाई हो, उनके बीच आयनिक बंध बनता है। ठीक, ये पहला शर्त हुआ और सबसे मेन। हाँ, एक प्रबल धन विद्युत, दूसरा है शर्त वैद्युत समय बंध बनने का दूसरा शर्त, एक प्रबल धन विद्युत तत्व। वही धन विद्युत तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उसी को धन विद्युत तत्व कहते हैं। जैसे सोडियम है, आपका पोटेशियम है, ये सब आपके सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब आपके धन विद्युत तत्व है। तो एक तत्व प्रबल धन विद्युत तत्व हो, मतलब धातु हो, और दूसरा एक प्रबल ऋण विद्युत तत्व हो, अर्थात अधातु। जैसे मान लो क्लोरीन है, आपका फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब प्रबल ऋण विद्युत तत्व है, ये सब अधातु है। ये अधातु है और ये क्या है? धातु है। तो आयनिक बंध बनने का दूसरा शर्त है कि एक प्रबल धन विद्युत तत्व हो, अर्थात धातु हो, दूसरा प्रबल ऋण विद्युत तत्व अर्थात अधातु हो।
धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें धातु कहते हैं, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहते हैं। तो अगर एक धातु है और एक अधातु है तो उनके बीच आयनिक बंध बनेगा, दूसरा शर्त हो गया। ठीक, तीसरा शर्त हो जाएगा कि एक जो धातु तत्व है और एक जो तत्व है उसके बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो हो, एक इलेक्ट्रॉन हो या दो हो या तीन हो, और जो अधातु है उसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन हो। 7 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा कर लेगा, 6 होगा 2 लेगा, 5 होगा तो 3 लेगा। तो समझ जाओ जो धात्विक तत्व होते हैं उनके संयोजी कोष में 1, 2 या रेयर केस में 3 इलेक्ट्रॉन हो, और जो अधातु तत्व है उनके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो आयनिक बंध बनाएंगे। ठीक, खास करके एक वाले, सोडियम 1 होता है, बोरिन में 7 होता है, एक वाले इसके संयोजी कोष में 1 हो और 7 इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो, उनके बीच प्रबल आयनिक बंध बनते हैं। ठीक, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, आयनिक बंध बनने के शर्त है। ये शर्त है आयनिक बंध बनने के लिए। एक प्रबल धन वृत्ति तत्व है, एक प्रबल ऋण वृत्ति तत्व है, एक धातु है और एक अधातु है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, उन्हीं के बीच आयनिक बंध बनते हैं। ध्यान दो, तुम लोग कल बताए थे जो चीज आप समझ नहीं पा रहे थे सर कहाँ आयनिक बंध बनेगा, कैसे आप कह रहे हैं इनके बीच आयनिक बंध बन रहा है, कैसे कह रहे हैं आप इनके बीच बंध बन रहा है। तो ये शर्त है, धातु अधातु के साथ क्रिया करेगा, धातु अधातु के साथ क्रिया करेगा तो आयनिक बंध ही बनेगा। जब इसके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 है, तो वहां प्रबल आयनिक बंध बनेगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखो तो आयनिक बंध की परिभाषा होता है, वैद्युत संयोग बंध या आयनिक बंध की परिभाषा होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का पूर्णतया स्थानांतरण करके, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉनों का पूर्णतया स्थानांतरण करने से जो बंध बनाते हैं उन्हीं को आयनिक बंध कहते हैं। जैसे NaCl में सोडियम के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण सोडियम पर स्थिर वैद्युत धनावेश तथा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोरीन पर स्थिर वैद्युत धनावेश आ जाता है। इस प्रकार स्थिर वैद्युत धनावेश परमाणु को आपस में एक आकर्षण बल द्वारा आकर्षित कर लगते हैं। उसी बंध को या उसी बल को हम आयनिक बंध कहते हैं। जैसे मान लो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, दोनों को हम पास लाए तो इसका होगा 2, 8, 10, 11, इसका परमाणु 11 होता है, बोर-बरी के नियम के अनुसार 2, 8, 10, 11, इसका होगा 2, 8, 10, 7, 17। अब देखो ये प्रबल, ये इलेक्ट्रॉन साइंस क्या देगा, इसका आयन भौगमान निम्न होता है, इसके इलेक्ट्रॉन भौगमान उच्च होता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक कर लेगा आसानी से, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या हो गया, Na पर प्लस आ गया। जो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको उतना धन आता है, याद रखना। तो 2 और 8, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो हो गया इसका क्लोरीन 2, 8, 10 और 7 है, हो गया 8, 18, इसका माइनस आ गया। अब इसने अष्टक पूरा करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका अष्टक हो गया, पीछे वाला कोष अष्टक हो गया। इसमें बाह्यतम कोष में 7 था, एक ले लिया 8 हो गया, अष्टक हो गया। इस अष्टक पूरा करने में कुर्बानी देना पड़ेगा इनको, इन पर धन आया, इन पर ऋण आया। अष्टक पूरा करने के चक्कर में एक धनावेशित हो गया और एक ऋणावेशित हो गया, इसे कहते हैं स्थिर वैद्युत धनावेश, इसे कहते हैं स्थिर वैद्युत ऋणावेश। इस स्थिर वैद्युत धनावेश और ऋणावेश के बीच एक प्रबल आकर्षण बल कार्य कर लगता है, उसी आकर्षण बल को हम कहते हैं आयनिक बंध। अब ये धनायन ऋणायन करीब आकर उदासीन हो गए, आयनिक बंध द्वारा बढ़ गए और बन गए NaCl आयनिक यौगिक। ठीक, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का पूर्णतया स्थानांतरण करते हैं तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनावेश तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर स्थिर वैद्युत ऋणावेश आ जाते हैं। इस प्रकार यह विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को प्रबल आकर्षण बल द्वारा बांध देते हैं। इसी प्रबल आकर्षण बल को आयनिक बंध या वैद्युत संयोग बंध कहते हैं तथा इस प्रकार के बंध रखने वाले यौगिक को वैद्युत संयोग यौगिक कहते हैं। वैद्युत संयोग यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। NaCl एक आयनिक यौगिक है या वैद्युत संयोग यौगिक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और देखो जैसे कैल्शियम क्लोराइड आयनिक बंध आयनिक यौगिक एग्जांपल है। इसे Ca है, Cl2 है, कैसे बना होगा इसके बारे में देखते हैं। एक कैल्शियम है और यहाँ पे Cl कर देते हैं, यहाँ पे Cl कर देते हैं। देखो इसका होता है 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। बोर-बरी का KLMN कोष में देखो इसमें 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20, इसमें 2, 8, 10, 2, 8, 10, 7, 17, इसका बजेगा 2, 8, 10, 7, 17।
देख रहे हैं इनके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में इसमें 7 है, इसमें 7 है। अगर मान लो इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये त्याग दिया तो इसका भी अष्टक हो गया। इसने एक इसको दे दिया और एक इसने इसको दे दिया, तो अब इसको देने से इसने इसको दिया तो इसमें एक धन आया, इधर दिया तो आपका धन आया था, कैल्शियम पर आ गया 2+, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl पर 1 माइनस और Cl पर 1 माइनस। अब ये दोनों आयनिक बंध, अब यह धन स्थिर बहु धनावेश इन स्थिर बहु धनावेश को आकर्षित करेंगे और दोनों जुड़कर बना देंगे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, बन गया आयनिक बंध, और आयनिक बंध बन गया कैल्शियम क्लोराइड में तो आयनिक यौगिक हो गया है या बाह्य संयोजक यौगिक हो गया। ठीक, ये आयनिक बंध बन गया। आयनिक बंध, आयनिक बंध समझ में आया बात आप लोगों को? आयनिक बंध इसलिए इसका नाम है, धनायन ऋणायन के बीच बनता है, आयनों के बीच बनता है आयनिक बंध। वैद्युत संयोजक बंध क्योंकि इसमें वैद्युत संयोजकता आती है, देखिए स्थिर वैद्युत धनावेश स्थिर वैद्युत धनावेश के बीच बंध बनता है, स्थिर वैद्युत धनावेश और स्थिर वैद्युत धनावेश के बीच बंध बनता है, इसलिए इसका नाम होता है वैद्युत संयोजक बंध। ठीक, अब देखो सहसंबंध बंध के लिए क्या शर्त है। सहसंबंध बंध ये समझ में आया नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा और आगे आपको समझाएंगे। अब इसके बाद सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध देखो बहुत सारे ऐसी स्थिति आती है कि परमाणु को अष्टक पूरा करने में इलेक्ट्रॉन देना और लेना नहीं पड़ता है। जैसे अब बात करते हैं हम कार्बन का, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसके के कोष में आपके 2 और एल कोष में 4, संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 देना और 4 लेना आसान नहीं होता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि यह एनर्जी के दृष्टिकोण से ज़्यादा आसान नहीं है कि आप एक 6 नाभिक वाले में से 4 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में से आप 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लें, और 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आप डाल दें, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डाल दें, तभी वो आकर्षित नहीं करेगा। अर्थात इस 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, तो इसके पास एक शर्त, इसके पास एक कंडीशन आता है कि यह 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कार्बन के पास संयोजी कोष में वैलेंस शेल में, तो अगर कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो इसका भी अष्टक हो जाएगा, मतलब साझेदारी कर ले, साझेदारी कर ले। जैसे मान लो यहाँ पे H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पे H है, इसके एक इलेक्ट्रॉन है, इसके एक इलेक्ट्रॉन है, इसके एक इलेक्ट्रॉन है, इसके, तो कहता है कार्बन तुम हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, दे दिया सबको अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हीलियम बन गए, अपना डुप्लीकेट पूरा कर लिए द्वितीयक, और ये जिसको जिसको दिया उससे लिया था, कितना हो गया देखो, इस गोले में कार्बन आ रहा है C हो गया 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसमें इस गोले में H आ रहा है, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका बन गया CH4 मीथेन। तो मीथेन कैसे बनता है भाई, यहाँ पर साझेदारी होता है। जब 2 देखो सहसंबंध पहले बताए भी हैं कि सहसंबंध क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है तो उस प्रकार बनने वाले बंध को हम सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध बनने के शर्त है कि जब 2 परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 0 हो या जितना कम हो, उनके बीच हमेशा सहसंबंध बनेगा। अब देखो ये Cl है और Cl है भाई, जितना इस क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होगी तो उतना ही तो इसकी भी होगी भाई, दोनों एक ही परमाणु है, तब इनके बीच आयनिक बंध कभी नहीं बन सकता है, इनके बीच हमेशा सहसंबंध बनेगा, शुद्ध सहसंबंध। इसके संयोजी कोष में 2, 2 4, 2 6, 1 7, इसका 2, 2 4, 2 6, 1 7, अब इसने इससे लिया तो 8, इसने इससे लिया तो 8, बन गया Cl सिंगल बंध, Cl2 अणु बन गया, इसके बीच बन गया एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और सिंगल बंध बन गया। अर्थात जब 2 परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना कम होगा, 0 होगा, तो वहां पे आयनिक बंध नहीं बनेगा, वहां पे सहसंबंध बनेगा। और आयनिक बंध में एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक लेता है, यहाँ देन नहीं हो रहा है, साझेदारी हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, वहां पे आयनिक बंध बनता है। समझ में आ रहा बात, आयनिक बंध शेयरिंग से बनते हैं, बराबर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, सिंगल बंध 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर, 2 हम भी दे रहे हैं, 2 आप भी दे रहे, 2 डबल बंध बन जाएगा, 3 हम दे रहे हैं, 3 आप दे, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है, ट्रिपल बंध बन जाएगा। ये चीज हम वीडियो बनाया है पहले, उसको देखिएगा सहसंबंध के बारे में। तो समझो सहसंबंध किसी परमाणु नहीं बनता, कार्बन बहुत अधिक सहसंबंध बनाता है, क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में भाग लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा सहसंबंध है। सहसंयोग बंध की शर्त है साझेदारी द्वारा बंध बनता है। ठीक, अगर इसके बाद भी अगर डाउट होगा तो हमें बताना, हम बताएंगे आपको। सहसंबंध का डिटेल हम वीडियो इससे पहले अपलोड किया, उसको देखना। इसके बाद है उप सहसंबंध। उप सहसंबंध क्या होता है,
उप सहसंबंध जब दो ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है या एक परमाणु और एक अणु के बीच बनता है जिनमें से एक का अष्टक पहले से ही पूरा होता है लेकिन उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्षमता होता है, उन्हीं के बीच आपका उप सहसंबंध बनता है। उप सहसंबंध सहसंबंध का एक विशेष रूप होता है। उप सहसंबंध देखो कैसे बनता है। मान लेते हैं यह अमोनिया है, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखो लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम आप थोड़ा इसका जिक्र करेंगे, बहुत बार पूछे भी, हम इससे आगे बताया भी आपको लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। यह नाइट्रोजन है, इसके संयोजी कोष में होता है 1 2 3 4 5, सही 2 और 5 7 होता है परमाणु संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। और ये हाइड्रोजन है 1 2 3, NH3 अमोनिया बनता है ना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1, इसके पास 1। ये देखो सबसे इलेक्ट्रॉन लिया है, ये सब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, इसका अष्टक हो गया, इसका भी अष्टक हो गया। देखो इसके अष्टक पूरा होने, देखो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, लेकिन बंध में कितने भाग रहे हैं, 3, 2 तो बेकार है, बंध में भाग नहीं लेते हैं। अर्थात किसी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, संयोजी कोष में होने के बावजूद भी बंध बनाने भाग नहीं लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, LP लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अर्थात बन गया यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी व सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी व सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी वही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गए, बच गए, इसी को कहते हैं लोन पेयर। अब लोन पेयर किसी को दे रहा है, मान लो यहाँ पे कोई H प्लस है, H है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दे क्या H प्लस बन गया है, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो बन गया यह N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसे कहते हैं उप सहसंबंध H प्लस। अब देखो उप सहसंबंध के लिए एक तीर बनाते हैं ऐसे, जो लोन पेयर देता है उसे कहते हैं दाता, जो लेता है उसे ग्राही, और दाता और ग्राही के बीच एक तीर होता है, तीर का पूंछ दाता की तरफ होता है और उसका सिर ग्राही की तरफ होता है, इसे कहते हैं उप सहसंबंध। उप सहसंबंध मतलब यहाँ पे कोई एक ही लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा, एक दाता होगा वो देगा, ग्राही होगा वो लेगा, तो बन गया आपका अमोनिया। जैसे अमोनिया कैसे बनता है, अमोनिया NH4+, अमोनिया आयन में उप सहसंबंध होता है, देखो कैसे, ये है आपका NH4+, इसी को कहते हैं अमोनियम आयन। अब देखो कैसे बना है, N सिंगल बॉन्ड, देखो इसका हो जाता है आपका 1 2 3 4 5, संयोजी कोष में हाइड्रोजन है इसका 1, ये हाइड्रोजन है इसका 1, ये हाइड्रोजन है इसका 1, एक एक साझेदारी कर लिए, तो साझेदारी किए तो इसका तो हो गया आपका 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन यहाँ पर एक H प्लस है, तो यह H प्लस कैसे है भाई, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दिया, दे दिया, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो ये केवल इससे ले रहा है, इसको दे नहीं रहा है, साझेदारी में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जो नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो बन गया, ये तो साझेदारी हो रहा है, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रहा है सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर नहीं हो रहा है तो यहाँ बनेगा H प्लस, इसी को कहते हैं, ये आपका उप सहसंबंध बन गया NH4+ अमोनियम आयन, ठीक, ये हो गया अमोनियम आयन। तो ये हो गया उप सहसंबंध। उप सहसंबंध बनाने की शर्त है कि एक अणु ऐसा होना चाहिए जिसका अष्टक पूरा होना चाहिए और उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो अष्टक पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास लोन पेयर है, वह लोन पेयर किसी को देगा, जिसको देगा वो उसके पास लोन पेयर लेने के लिए जगह होना चाहिए। तो जो देता है उसे दाता, जो लेता है उसे ग्राही, और दाता और ग्राही के लिए तीर होता है, देखो ये तीर, दाता की तरफ होता है इसका पूंछ और ग्राही की तरफ होता है इसका तीर का निशान, तीर का मुख, और इसे कहते हैं उप सहसंबंध, ठीक। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं कि वैद्युत सहसंबंध, सहसंबंध और उप सहसंबंध बनाने वाले युग्मों के लक्षण क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। देखो पहले हम लोग जानते हैं भौतिक अवस्था, इनके लक्षण क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि इनमें कौन सा लक्षण से हम पहचानेंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो वैद्युत सहसंबंध क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे नमक, देखना नमक क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टल रूप में, रवे के रूप में पाया जाता है, चीनी के रूप में, रवे के रूप में, चीनी नहीं कर रहा है, नमक कर रहा है, नमक क्रिस्टलीय है, रवेदार है, दानेदार है वो। तो वैद्युत सहसंबंधी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, बल्कि सहसंयोजी यौगिक या ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखो सल्फर है, वो ठोस रूप में पाया जाता है, आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन अणु उस द्रव के रूप में है, और आपका गैस के रूप में Cl2 है, O2 है, वो सब गैस के रूप में है। तो वैद्युत सहसंयोजी यौगिक जिसमें वैद्युत सहयोग बंध है वो वैद्युत सहयोगी यौगिक है। तो वैद्युत सहयोगी यौगिक जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, नमक जैसे देखो,
ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप पाता है, लेकिन मुख्यतः कम मात्रा में ठोस रूप पाता है, सभी द्रव या गैस होते हैं। और यह भी क्रिस्टलीट या इस प्रकार के भी ठोस के रूप में नहीं होते हैं, मुश्किल ही मतलब ये भी गैस रूप में होते हैं, द्रव के रूप में होते हैं। दूसरा होता है गलनांक और कथनांक। पहला हो गया भौतिक अवस्था, दूसरा होता है गलनांक व कथनांक। देखो वैद्युत को कथनांक और गलनांक बहुत उच्च होता है, मतलब इसको अधिक तापमान पे पिघलते और गलते हैं। जैसे मान लो आप नमक को तावे पर रखो, देखना चटकेगा, गलेगा नहीं। तो वैद्युत संयोग यौगिक या आयनिक यौगिक का कथनांक गलनांक उच्च होता है, जबकि सहसंयोग यौगिकों का कथनांक गलनांक उच्च नहीं होता है। परंतु कुछ अपवाद स्वरूप जैसे ग्रेफाइट है, हीरा है, अपवाद स्वरूप उससे कथनांक गलनांक बहुत अधिक होते हैं। हीरा का कथनांक होता है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रेफाइट का, ठीक। तो वैद्युत कथनांक गलनांक कुछ होते हैं, सहसंयोग कथनांक गलनांक उच्च नहीं होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप हीरा और ग्रेफाइट का उच्च होता है। इस उपसंयोग कथनांक गलनांक भी उच्च नहीं होते हैं। तीसरा होता है विलेयता। विलेयता देखो वैद्युत संयोग यौगिक ध्रुवीय विलायकों में जल में विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे नमक को जल में डालो तो अपने आयनों में टूट जाता है। तो वैद्युत संयोग यौगिक को जल में डालने पर या ध्रुवीय विलायकों में डालने पर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, घुल जाते हैं। अध्रुवीय विलायकों में जैसे कि बेंजीन है, ईथर है, एल्कोहल है, उसमें नहीं घुलते हैं। ये वैद्युत संयोग यौगिक। वैद्युत संयोग यौगिक आयनिक विलायकों में या ध्रुवीय विलायकों में जैसे जल में आयनों में टूट जाते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर में नहीं घुलते हैं, कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलते हैं। सहसंयोग जल में अर्थात ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते हैं, या कार्बनिक विलायकों या अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। उपसहसंयोग ऐसे भी होते हैं, ये भी वैसे ही होता है। चौथा होता है चालकता। देखो चालकता क्या होता है, तो वैद्युत संयोग यौगिक के जलीय विलयन में आयन होते हैं और मुक्त आयन होने के कारण ये विद्युत के चालक होते हैं। तो वैद्युत संयोग यौगिक के जलीय विलयन में मुक्त आयन होने के कारण ये विद्युत के चालक होते हैं। ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है। उपसंयोग भी विद्युत के चालक नहीं होते हैं, आंशिक रूप से कभी कोई कोई चालक होता है। उसके बाद विलेयता के बाद आता है आपका, देखो वैद्युत संयोग यौगिक आयनिक अवधि देते हैं। ये आयनिक अवधि देते हैं। मान लो नमक है NaCl, Na+Cl- टूटेगा ना, तो ये आयनिक अवधि देते हैं और ये आणविक अभिक्रिया प्रदर्श करते हैं। ये भी आणविक अभिक्रिया प्रदर्श करते हैं। आयनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिनमें आयन भाग लेते हैं। आणविक अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अणु भाग लेते हैं। जैसे मेथेन का क्रिया करा हुआ किसमें अणु भाग लेते हैं। तो वैद्युत संयोग यौगिक आयनिक अभिक्रिया दिखाते हैं, सहसंयोग आणविक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब होता है समयावता। देखो दिशात्मकता एक बात होता है, एक होता है दिशात्मकता। देखो Na+ है, तो Na+ है तो इसके चारों कहीं से तुम Cl लाओगे, Cl- आकर्षित करेगा। अर्थात Na से Cl कैसे जुड़ेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से तुम Cl लाओगे तो आकर्षित कर लेगा। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ये है कार्बन, इसकी संयोजकता है यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो जहाँ ये चाहेगा तो यहाँ पर बंध बनेगा, ये किया चाहेगा तो यहाँ पर बंध बनेगा, ये किया चाहेगा तो यहाँ बंध बनेगा, ये किया चाहेगा तो यहाँ बंध बनेगा। अर्थात ये बंध बना नहीं, CH4 या CH4 बन गया, तो इसमें बंध जो बन रहा है एक निश्चित दिशा है। अगर मान लेते बन गया ये C सिंगल बंध H, सिंगल बंध H, सिंगल बंध H, सिंगल बंध H, इसकी निश्चित डायमेंशन है, दिशा है एक, इस दिशा पर ही बनेगा बंध। मतलब कहने का मतलब कि डायरेक्शनल होते हैं। यह यहाँ पर बंद रहा है, यहाँ पर कोई आकर हाइड्रोजन आए तो बंद नहीं हो सकता, यहाँ के इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन Na में कोई कहीं से आए, Na+ है ना, और प्लस का प्रभाव चारों तरफ रहता है, अणु के चारों तरफ फैला रहता है। अर्थात यह दिशात्मक नहीं होता है। सॉरी, वैद्युत संयोग अदिशात्मक होता है, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, अतः वो ज्यामिति प्रदर्शित नहीं करते हैं, न समयावता दिखाते हैं। और जो सहसंयोग होते हैं उनकी निश्चित दिशा होती है, डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर चतुष्फलक संरचना बन गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यही बंद बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा बंद, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बंद बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। इसकी दिशा होती है। तो सहसंयोग दिशात्मक होते हैं, उनकी दिशा होती है, जबकि वैद्युत संयोग की कोई दिशा नहीं होती है, ये अदिशात्मक होते हैं, दिशात्मक होते हैं। ठीक, इतना बात जानो। अगर कोई इसमें समझ में ना आया है तो फिर हमें कमेंट करना, हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे।